अस्सलाम वालेकुम आसिफ, खाकान, सलमान, अजहर, सुंदर, शफकत। जी, तो लास्ट टॉपिक में जो हमने क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस पढ़ा था उसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसमें मैं आपको एक बात बताता चलूं कि अगर आपको याद हो तो हमने मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक रिजर्व रिक्वायरमेंट के नाम से एक चीज़ पढ़ी थी, इस तरह कि चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट। अगर आपने सेंट्रल बैंक ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है, ठीक है, या डिमांड फॉर मनी को, तो वो अप्स एंड डाउन्स करते रह सकते हैं। कैश रिजर्व में चेंज इन रिजर्व रिक्वायरमेंट्स कर सकते हैं। तो ये वही रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है जी। तो ये कमर्शियल बैंक अपने पास ही रखेगा, ठीक है, लेकिन स्टेट बैंक के इंस्ट्रक्शंस पे। क्लियर? कि स्टेट बैंक उसको इंस्ट्रक्शन देगा कि यार आप अपने पास 10% रखो या 20% रखो, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि भाई बैंक ने तो जिससे पैसे लिए हो, फॉर एग्जांपल डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब है कि यार बैंक ने किसी से पैसे लेके आगे जाकर वो ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट करेगा ना। ये तो बैंक के अपने पैसे तो नहीं होंगे, किसी लेंडर से लेके ये पैसे, ये तो कमर्शियल बैंक ने किसी से लिए होंगे, ठीक है ना। इसको वो अपने हिसाब से सूद देगा या इंटरेस्ट देगा। क्लियर जी? ये आगे जाके बैंक इन्वेस्ट करेगा सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, या आगे जाके बाबर को देगा लोन की शक्ल में, या जाके इन्वेस्टमेंट करेगा कोई शेयर वगैरह लेके, और इसको एज ए रिजर्व वो रखेगा। किसके कहने पर? स्टेट बैंक के कहने पर। तो स्टेट बैंक इस रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को अप्स एंड डाउन्स कर सकता है। तो आप लोगों को सिर्फ इतना बताना था, ठीक है जी। तो इस टॉपिक में काइंडली कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले शाबाश। ठीक है, आप ग्रुप में या वो कर लेते, इंशाल्लाह दोबारा मैं समझा दूंगा, ठीक है। वो डिस्काउंट रेट पॉलिसी में ना, वो मॉनेटरी पॉलिसी में आप कल तो इंशाल्लाह मैं वो करवा दूंगा, ठीक है जी। इंशाल्लाह उस पर डिस्कशन कर लेंगे जी। बाकी कोई कंफ्यूजन? जी कोई और सवाल जी? जी शफकत। चेकिंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट्स वो इसको समझा दूं शमीन, ये एम नॉट वगैरह जो होते हैं। अच्छा, मैं अभी समझा देता हूँ। चेकिंग अकाउंट्स वो अकाउंट होते हैं जो आप ऑन डिमांड निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल इधर में हमने पढ़े भी थे, उधर से मैं आपको समझा दूंगा। इस टॉपिक में थे, सबर कर हो जाएंगे जी। बाकी और कोई सवाल है तो वो भी पूछ लें। मनी में थे ये देख, चेकिंग अकाउंट्स M1, ठीक है ना। मनी दैट इज इन पीपल्स अकाउंट दैट दे कैन इमीडिएट एक्सेस टू इट। भाई ये वो अकाउंट्स होते हैं कि वो बैंक्स में उसने रखे होते हैं पैसे उस अकाउंट्स में, जब भी उनको जरूरत होगी ऑन द डिमांड वो पैसे निकाल सकते हैं। चेकिंग अकाउंट्स नॉर्मली आपके ये करंट अकाउंट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है ना। बैंक में आपने पैसे रखे हैं, आपको जरूरत पड़ी, आप एटीएम मशीन चले गए, आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, आपने चेक के थ्रू वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो चेकिंग अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं कि जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी आप ऑन डिमांड वो निकाल सकते हैं। या तो चेक बना के ना बैंक को दे देंगे, वो आपको दे देंगे, या एटीएम कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप उसको निकाल सकते हैं। जब भी आपकी डिमांड होगी आप उसको एक्सेस करके आप वो पैसे निकाल लो। इसको कहते हैं चेकिंग अकाउंट्स। क्लियर जी?
इसके मुकाबले में सेविंग डिपॉजिट्स होती है। सेविंग डिपॉजिट वो अमाउंट होते हैं जो आपने स्पेसिफिक पर्पस के लिए रखे होते हैं कि उस पे इंटरेस्ट आए, और वो आप नॉर्मली टाइम से पहले पहले नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने 6 महीनों के लिए रखे तो आप उस पैसों को तब निकालोगे जब 6 महीने, या फॉर एग्जांपल अगर आपने साल के लिए रखे हैं तो जब वो मेच्योरिटी पीरियड 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो आप वो निकाल सकते हो। लेकिन चेकिंग अकाउंट्स आप ऑन द डिमांड निकाल सकते हो। जी, अब और कोई कंफ्यूजन पूछिए शाबाश। तो चेकिंग अकाउंट्स ये इधर से अगर आप समझ गए ना तो वो है चेकिंग अकाउंट्स है। जी, और कोई सवाल शाबाश पूछे। यासिफ, सबा, अम्बरीन शाबाश पूछे। जी जी, मैं वो आपको बताता हूँ। बिल्कुल सही सवाल है, वैलिड सवाल है भाई। अजहर का सवाल है कि करंट अकाउंट में भी इन्वेस्टमेंट इनकम है। भाई इस बात की बात कर रहा है, ठीक है ना। और रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसकी बात कर रहे हो अजहर, ठीक है ना। और ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये होती है कि भाई आपने जाके उधर एक सेटअप लगा लिया। फॉर एग्जांपल हायर कंपनी पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है और उसने जाके ना यूके में अपना एक ब्रांच खोल लिया, उधर भी एक फैक्ट्री लगा दी उसने, ठीक है ना। तो वो होली ऑन ब्रांच होगी हायर की, क्लियर जी। कि उसने जाके एक फैक्ट्री उधर लगा ली, भाई उधर मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, उधर ट्रेडिंग भी कर रहा है, उधर खरीदो फरोख्त भी कर रहे हैं, और उधर से पैसे आके ना वो पाकिस्तान में ट्रांसफर करेगा। इसको कहते हैं रियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। एफडीआई इसका शॉर्ट वो है, फॉर्म है, क्लियर जी। तो आपने जाके उधर एक फैक्ट्री खोल ली और उससे जो वो होली ऑन आपकी होगी, क्लियर। आप बनाओगे उधर फैक्ट्री, सेटअप शुरू से करोगे, ठीक है ना। और जो भी इनकम आएगी आप पाकिस्तान में ट्रांसफर करोगे तो वो आपके कैपिटल अकाउंट में आएगा। लेकिन इधर जो इन्वेस्टमेंट इनकम है कि यार यूके बेस्ड एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स की, क्लियर जी। एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी वो ऑलरेडी बन चुकी है, आपने उस कंपनी में कुछ शेयर्स ले लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसके 50% से ज्यादा शेयर्स आपने ले लिए, तो वहां से जो डिविडेंड इनकम आएगा ना तो वो आएगा करंट अकाउंट में। तो इसका मतलब ये कि उधर एक कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है जिसमें से आपने तकरीबन 50% या 50% से ज्यादा शेयर ऑन किए है, यूके बेस्ड कंपनी, ठीक है। लेकिन आपने सिर्फ उसमें शेयर्स ले लिए और उस शेयर पर जो प्रॉफिट मिलता है वो डिविडेंड की शक्ल में मिलता है। तो वो डिविडेंड आपने इधर जो लाओगे पाकिस्तान में, ठीक है ना, तो उसको हम इधर लिखेंगे। लेकिन इधर क्या है, इधर तो हायर पाकिस्तानी बेस्ड कंपनी थी, उसने जाके उधर एक सेटअप शुरू किया, शुरू से एक फैक्ट्री लगाई और उसने जो प्रॉफिट कमाया वो फिर इधर फाइनेंसिंग में आएगा। तो इन दोनों में अजर ये फर्क था। फिर इस पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में और इसमें भी फर्क है। ये भी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पे भी जो इनकम आएगी वो भी इंटरेस्ट इनकम या इन्वेस्टमेंट इनकम कहलाएगी, और ये भी। तो इन दोनों में फिर क्या फर्क है, इन दोनों में फिर जाहिरन ये फर्क है कि इसमें आप 50% वही यूके की कंपनी है लेकिन आपने 50% से ज्यादा शेयर लिए, जिसमें कंट्रोल आपके पास आएगा। होप्स हो कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि जो भी सब्सिडरी कंपनी होगी उसमें 50% से ज्यादा शेयर आपके पास होते हैं ना, जिसने इन्वेस्टमेंट की, तो वो उसके कंट्रोल में आ जाती है। कंट्रोल तब आता है जब 50% या 50% से ज्यादा शेयर आपके पास हो। लेकिन इस सिचुएशन में हमने वही फॉरेन बेस्ड कंपनी है उसमें इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन हमारे पास 50% से कम शेयर है, और जो आपकी जुबान में एसोसिएट्स कहलाते हैं, ठीक है जी। तो इन टेक्निकल टर्म्स की ये आपकी कंट्रोल या सब्सिडरी कंपनी होगी जिसमें 50% से ज्यादा शेयर्स हैं। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये कि 50% से कम शेयर आपके पास है, यानी वो कंपनी आपके पास एसोसिएट है। तो अगर एसोसिएट से आपकी कोई डिविडेंड आएगी तो वो इधर, और अगर सब्सिडी से कोई डिविडेंड आएगी तो वो इधर। जी, अब कोई और सवाल? जी, मेरा ख्याल है आज आप खूब तैयारी करके आए हैं।
चलो ठीक है, कोई सवाल नहीं है तो। अच्छा, अब बैलेंस, कल हमने दो चीजें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था कि एक होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसमें हम विजिबल थिंग्स की यानी विजिबल गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड की कैटेगरी यानी बीओटी की कैटेगरी में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम गुड्स के साथ साथ सर्विसेज की भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसको कहलाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, और वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। और मैंने आपसे कल ये भी कहा था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट दो मुल्कों के दरमियान जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी वो हमारे पास कहलाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। उसके बाद तीन तरह के अकाउंट्स थे, एक था करंट अकाउंट, एक था कैपिटल और एक था फाइनेंसिंग अकाउंट। ठीक है जी। लेकिन इसमें एक और चीज भी आ जाती है। नॉर्मली रियल लाइफ में आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो टैली नहीं होता, लेकिन किताबों में हम इसको टैली करने की कोशिश करते हैं। और टैली करने की कोशिश किस तरह करेंगे? नेट एरर और ओमिशन के थ्रू। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जब हम इसको प्रैक्टिकल पढ़ेंगे, अभी इसको पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि नेट एरर एंड ओमिशन के थ्रू किस तरह। अब अगर डिफिसिट आ जाता है, फॉर एग्जांपल हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिसिट में चला गया, मतलब हमने पेमेंट ज्यादा की और हमने रिसीट्स कम किए, तो अब इस डिफिसिट को हम किस तरह पूरा करेंगे? भाई सवाल तो अराइज होता है कि अगर हमने इंपोर्ट ज्यादा की है चीजों की, हमारा करंट अकाउंट भी और हमारा कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट दोनों डिफिसिट में चले गए, इन शॉर्ट की बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर डिफिसिट में चला गया, तो इसको आप कहां से पूरा करना पड़ेगा इस डिफिसिट को? या तो गवर्नमेंट के पास गोल्ड पड़ा होगा या कोई अदर फाइनेंशियल रिजर्व, ठीक है ना, करेंसीज वगैरह, कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी रिजर्व उसके पास हो सकती है, तो वो उसको बेच के, ठीक है ना, वो डिफिसिट पूरा कर लेगा। उसके पास पहला ऑप्शन तो ये है। लेकिन अगर उसके बाद उसके पास ऑप्शन नहीं है, उसके पास गोल्ड नहीं है, उसके पास कोई रिजर्व एक्स्ट्रा नहीं पड़े जिसको वो बेच के वो डिफिसिट पूरा कर ले, वो पेमेंट कर ले, जो उसने ज्यादा पेमेंट जो ज्यादा इंपोर्ट की है और हमारी पेमेंट अब ज्यादा हो चुकी है रिसीट से, ठीक है ना, तो वो तो या गोल्ड को सेल के या कोई अदर रिजर्व को सेल करके, सिक्योरिटीज वगैरह जो उसके पास पड़े होंगे उसको सेल करके वो पूरा कर लेंगे। लेकिन अगर ये ऑप्शन ना हो उनके पास, तो वो किसी और सेंट्रल बैंक से, किसी और मुल्क से या किसी और बड़े इदारे से, IMF वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेके उस मुल्क को पेमेंट कर लेगा जिससे उसने इंपोर्ट किए। तो उनके पास ये दो ऑप्शन होते हैं। लेकिन अगर सरप्लस आता है तो फिर उस सरप्लस पे फिर वो क्या करेगा? उस पे गोल्ड ले लेगा या अदर रिजर्व ले लेगा, कोई सिक्योरिटीज वगैरह, या अगर उसके ऑलरेडी कोई लायबिलिटीज है, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट की ऑलरेडी कोई और लायबिलिटीज है, ठीक है ना, तो वो उसको पे ऑफ कर लेगा। तो अगर डेफिसिट होगा तो इसके थ्रू वो फुलफिल करेगा, और अगर सरप्लस होगा तो उस पे वो ये दो काम करेगा, या तो पे ऑफ लायबिलिटी कर लेगा अगर उसकी कोई और लायबिलिटीज थी पुराने सालों की, ठीक है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा कोई और इंटर डेट्स हो सकती है, ठीक है ना, नेशनल डेट्स वगैरह। क्लियर जी। तो अगर उसने अपने लोकल बैंकों से कोई कर्जा वगैरह लिया हो तो वो उसको पे ऑफ कर लेगा। अगर इस तरह कोई उसका और कर्जा नहीं है तो गोल्ड वगैरह लेके अपने पास एज ए रिजर्व रख लेगा। तो ये दो पॉइंट थी। नेट एरर एंड ओमिशन अभी क्लियर हो जाएगा जी। तो सरप्लस और डिफिसिट की सिचुएशन में अगर हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आता है तो ये ऑप्शंस होंगे उनके पास। क्लियर जी। अब हम आ जाते हैं, हम आपको इसकी एक स्पेसिमेन दिखा लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट किस टाइप की चीज होती है। अब आप देख लें, करंट अकाउंट, ठीक है, एंड कैपिटल अकाउंट और कैपिटल एंड फाइनेंसिंग अकाउंट्स, ठीक है जी। और फिर हमारे पास अगर नेट एरर एंड ओमिशन कोई आ जाता हो, लेकिन किताबों में ये जीरो आना चाहिए, ठीक है जी। इसने फिर लिखा देखिए क्यों जीरो वगैरह, ठीक है ना। तो रियल में तो ये जीरो नहीं हो सकता, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, लेकिन हमने किताबों में जीरो करना है, ठीक है जी। अब नेट एरर एंड ओमिशन अगर हमारे पास डिफिसिट, तो फिर इधर नेट एरर एंड ओमिशन या तो हम गोल्ड को सेल करेंगे, अगर हमारे पास सरप्लस तो इधर फिर हम गोल्ड को वगैरह को बाय कर लेंगे। अब इधर आ जाएं आप। जिस तरह अगर आपने बैलेंस शीट की फेस देखी हो, फेस ऑफ द बैलेंस शीट, तो उसमें भी करंट अकाउंट होते हैं, ठीक है, और करंट अकाउंट, नॉन करंट अकाउंट, ठीक है ना। तो करंट अकाउंट में आपका इन्वेंट्री, आपका ट्रेड रिसीवेबल, आपका बैंक, आपका कैश, इस तरह की चीजें होती है। तो सेम उसी तरह की चीजें। अब ये है हमारे पास करंट अकाउंट, ठीक है जी।
करंट अकाउंट में जब हमने देगा बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड गुड्स, यानी BOT, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये हमारा माइनस में चला गया है, ठीक है जी, ट्रेड डिफिसिट। इसका मतलब ये है कि हमने जो विजिबल थिंग्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की थी ना, तो उसमें जो गुड्स थी वो उसकी इंपोर्ट हमने ज्यादा की है, जबकि उसकी एक्सपोर्ट हमने कम की है, विजिबल थिंग्स की, ठीक है जी। तो जब विजिबल थिंग की इंपोर्ट एक्सपोर्ट ज्यादा, तो इंपोर्ट ज्यादा हो चुकी है, मतलब पेमेंट हमने ज्यादा करनी है, एक्सपोर्ट कम, तो हमने रिसीट्स कम की, तो इसलिए हमारा फिगर माइनस में चला गया। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज, लेकिन जब फॉर एग्जांपल हमने इंटेंजिबल थिंग की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की है, डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इंजीनियर्स वगैरह की, तो हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा हुई, जबकि हमने जो बाहर से टेक्नीशियन या इंजीनियर या डॉक्टर मंगवाए उनकी इंपोर्ट्स कम, तो ये हमारे पास फिगर सरप्लस में चली गई, मतलब प्लस में, ठीक है जी। नेट इन्वेस्टमेंट इनकम, नेट इन्वेस्टमेंट इनकम मतलब ये कि पाकिस्तान में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है वो, और जो पाकिस्तानियों ने बाहर की है, तो हमने ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है, उससे इनकम ज्यादा आई है। जो पाकिस्तान में जो गोरों ने इन्वेस्टमेंट की थी वो यहाँ से अपने पैसे ज्यादा लेके चले गए, तो ये भी मतलब हम डिफिसिट में चले गए। तो इन को जब जमा करेंगे, या अच्छा ओवरसीज ट्रांसफर, ओवरसीज ट्रांसफर हमें डोनेशन या एड ज्यादा मिली है, तो ओवरसीज ट्रांसफर का क्या मतलब था, ये कि आइटम्स मूव बिटवीन द कंट्री सच एज ओवरसीज एड, तो हमें ज़कात और खैरात ज्यादा मिली है, ठीक है, और हमने लोगों को कम खैरात और ज़कात दी है, तो हम सरप्लस में चले गए। तो इन चार को जब जमा करेंगे तो इनसे -17 आएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? पूछे शाबाश। जियाजर, शफकत, आसिफ, सलमान। ठीक है जी, खाकान आपको भी भाई क्लियर है? तो ये इस तरह देखो, वही जो चार टर्म्स उसने इंटरप्रेट किए थे डिफिनीशन के थ्रू, इधर भी वही चार चीजें हैं। तो वो आपसे इस तरह का वो दे भी सकता है कि यार जरा ये फुल करो ना, ठीक है ना, तो इसको आपने समझना है। अब करंट अकाउंट तो हम भाई, करंट अकाउंट तो हमारा चला गया डिफिसिट में ओवरऑल, क्लियर जी यार।